तो हाँ, तो इसको एक इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये बैकबोन है हमारी कंट्री की। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज अगर कभी सपोज कि स्टेट कभी ऐसा कुछ काम कर देती है जिससे, जैसे मैं इसके ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सब जो करंट अफेयर्स के साथ टच में है या जो न्यूज वगैरह देखता रहता है उसको पता होगा, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें इन लोगों की एक ये भी मांग थी। जैसे अगर किसी ने बिल पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज वहां पे डिफाइंड है कि कभी भी कंफ्लिक्ट के बीच में अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर फार्मर या जो भी जिसके भी कंफ्लिक्ट है अगर वो जा सकता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही जा सकता है। ठीक है, तो फार्मर्स की एक ये बड़ी बहुत बड़ी डिमांड थी इसके बीच में कि ये एक ऐसा लॉ है जो हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई कंफ्लिक्ट होता है और उनको वहां पे कोई इनजस्टिस होता है उनके साथ, तो वो डायरेक्टली उसको लेके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक बीच में एक ये भी तथ्य दिया था कि हमारा यहाँ पे ये एक ऐसा लॉ है जो कि आर्टिकल 13 के अंडर आना चाहिए, जिसको एक जुडिशियल रिव्यू, या अगर जुडिशियल रिव्यू चाहे तो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, अगर ना चाहे तो जुडिशियल रिव्यू के बिना भी उसको हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वॉइड हो जाएगा, वॉइड मतलब कि वो खत्म हो जाएगा, वो लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ये भी इसके पीछे रीजनिंग दी थी कि ये हमारा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। जैसे कि मैंने इसीलिए ये आर्टिकल 13 डाला है। वैसे तो आर्टिकल 13 इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, बट फिर भी क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है तो इसलिए मेरे को लगा कि तुम्हें लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 13 जैसे मैंने आपको अभी पूरा अभी समझा दिया, और आर्टिकल 13 सिर्फ लॉ के लिए ही बात नहीं करता, ये ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा हर चीज के लिए ये बात करता है। तो ये चीज याद रख लेना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आप लोगों को मैं अभी जितना भी मैंने सुनाया, जितना भी मैंने समझाया, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस तो है ये सब चीजों की, तभी फंडामेंटल राइट्स हम इतने ज्यादा इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बारी थोड़ा सा इसको, हर आर्टिकल को एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं हर आर्टिकल का, बिकॉज आप लोगों को इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है इस चीज में, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और जो आर्टिकल मैं आप लोगों को मार्क करा रहा हूँ ये समझ लेना, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ना तो सब कुछ है, बट वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, उससे क्वेश्चन आने की 90-95% चांसेस आप लोगों के बनेंगे बनेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो जिस कोई भी आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि लॉ की नजरों में सब इंसान जो भी है सब बराबर है। ठीक है, तो इसमें चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई सपोजिटली बहुत अच्छी पोस्ट पे कोई आईएएस ऑफिसर भी क्यों नहीं है, या कोई नॉर्मल दिहाड़ी मजदूर भी क्यों नहीं है। ठीक है, तो हर जो भी एक लॉ की नजरों में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सेपरेट है, लॉ हर एक को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अगर हम किसी, जैसे सपोजिटली मैं बोलूं कि एक स्कूल है, बॉय स्कूल हो तो अलग बात है, या गर्ल्स स्कूल हो तो अलग बात है। सपोजिटली गर्ल्स एक स्कूल है जहां पे इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है कि सिर्फ लड़कियों को एडमिशन मिलती है, लड़कों को नहीं मिलती है, या सपोज लड़कों को मिलती है तो लड़कियों को नहीं मिलती है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स मैं बोल सकता हूँ, ये इस तरह से है। या मैं बोल दूं, जैसे अभी आपने यूएस में देखा होगा, वहां पे काफी चला ब्लैक लाइफ मैटर्स एंड ये सब चीजें आपकी काफी चली हैं। ठीक है, तो हम किसी को भी इस तरह से मतलब नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब मैं कोई एक फॉर्म निकाल दूंगा, सपोज मैं स्टेट हूं, ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर नेशन। सपोज मैं स्टेट हूं और मैं एक ऐसा फॉर्म निकालता हूं जिसमें मैं बोलता हूं कि जो भी गोरे लोग हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, बट जो काले लोग हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, या फिर जो काले लोग हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन है, या वो फॉर्म भरने उनके लिए फ्री है, और जो गोरे हैं उनके लिए ये जो फॉर्म है वो सपोजिटली 1000 रुपए का, 500 रुपए का, या 100 रुपए का, जितने का भी है। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच आई कांट मेक ओवर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक मोटी मोटी कहानी में इतना ही है जो आप लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है। आर्टिकल 16 के ऊपर आ जाते हैं। आर्टिकल 16, अब जैसे कि अब मैंने पीछे ऊपर बताया था ना, 15 कौन सा है जो फॉरेनर्स नहीं एंजॉय करते, इंडियन एंजॉय करते हैं, और 16 भी कौन सा है जो
इंडियंस एंजॉय करते हैं और फॉरेनर एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक बारी वापस दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, एक बारी वापस दिखा देते हैं, कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, जैसे ये आ गया ना 15 और 16। ठीक है, तो ये आ गया, वापस हम आ जाते हैं 16 पे। ठीक है, तो 16 की बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल, वही एग्जांपल वापस लेता हूँ कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक इंसान को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसी के साथ भी मतभेद नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, वापस वही मैं बोलूंगा कि सपोज अगर मैं बोलूं, जैसे अब ऑब्वियसली यहाँ सोसाइटी में सोशल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए काफी कुछ, जैसे हम यहाँ पे जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, या सपोज किस कोई फॉर्म्स आपने देखे होंगे जिसमें लड़कियों के लिए फ्री रहता है या अलग से आरक्षण है, तो वो क्या करते हैं, हम सोशल अपलिफ्टमेंट, जो जिनकी पहले से कोई भी जो नीचे रह गए हैं उनको ऊपर लाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, वो हम अलग से उनको आरक्षण देते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब रिजर्वेशन देते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि सपोज कोई दो लोग अगर हैं, मैं बोलूं कि प्लेस ऑफ बर्थ मैं बोलूं, जो पंजाब से है उसको 500 रुपए फीस है, और जो जम्मू से है उसको 300 रुपए फीस है, और जो दिल्ली से वो 1000 रुपए भरेगा। ठीक है, तो वो मैं उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूं। या मैं बोल दूं कि अब आपने देखा होगा कि जो भी एग्जाम होता है, अभी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, कोई भी एग्जाम होगा तो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी ना, ठीक है, वो सिमिलर होगी। अगर जिसमें क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया जो दिया होगा वो मांगा होगा, अगर ग्रेजुएशन मांगा है या सपोज मास्टर्स मांगी है, तो वो सबके लिए मास्टर्स ही मांगी होगी या सबके लिए ग्रेजुएशन ही मांगी होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी एक सैक के लिए वो बोलेंगे कि इनके लिए 12th चाहिए जी, बाकियों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बाकी मास्टर्स लेकर आओ, एक ये वाले जो बच्चे हैं ये 12th बेस ही चलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, 4-5 मार्क्स का या 4-5% के बीच में वो रिलैक्सेशन दे देंगे, वो जैसे कि मैंने आपको बताया अपलिफ्टमेंट के लिए। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों की डिग्री एक किसी की कुछ मांगी होगी या किसी की कुछ मांगी होगी। ठीक है, तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी है वो इक्वली रखी होगी उन्होंने। ठीक है, और जितना फी होगा या जो भी होगा वो प्रॉपर उतना ही रखा होगा। तो इस यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी हम जब कभी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम कभी भी इसमें यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। ठीक, तो ये भी आपका कवर हो गया। अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल 17 के ऊपर, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 17 किस बारे में बात करता है कि कोई भी आज की डेट में किसी को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। लाइक अगर मेरे साथ कोई बैठा है या कोई मेरे को इस तरह से बोल दे, अरे यार इसने तो ये टच कर दिया, या मैं किसी को बोलूं अरे यार इसने तो ये टच कर दिया, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। या पहले जैसे आपने देखा होगा हमारे मूवीज में दिखाया जाता है, वो बोलते हैं अशुद्ध हो गए, हम ये हो गए। तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर आज की डेट में कोई किसी के साथ ऐसा होता है और वो जाके सीधे डायरेक्ट जा सकता है, आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया 32 एंड 226 के अंदर वो जाके ये सब चीजें वहां पे बता सकता है कि उसका एक फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो किसी को भी हम अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मैंने ऊपर ही एक बार अभी आपको लेक्चर में बता दिया कि टाइटल्स आज की डेट में टाइटल्स तब तक नहीं दे सकते जब तक कोई इंसान, ठीक है, वहां पे नहीं है, आर्मी में नहीं है, या फिर उसने डॉक्टरेट डिग्री नहीं कर दी है, या वो खुद से डॉक्टर एमबीबीएस एमडी या कुछ इस तरह से उसने नहीं किया है। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपने सुना होगा राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह से टाइटल्स दिए जाते थे, ठीक है, दूसरे लोगों को। ठीक है, बट अब वो चीजें नहीं रही हैं, इसलिए अब हम किसी को भी इस तरह से टाइटल्स नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में लिखा भी है, ठीक है, ये राय बहादुर, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ओके, तो आप लोगों का ये भी आ गया। आर्टिकल 19 के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल 19 हमें 6 तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है।
छह तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। वो छह तरीके की फ्रीडम मैं आप लोगों को ना एक बारी एक कहानी सुना देता हूँ। इसमें छह तरीके की जो फ्रीडम है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड आ जाती है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। फोर्थ आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ आ जाता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। और सिक्स्थ आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। मैं आप लोगों को जर्नली ये चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम में कोई इस तरह से आप लोगों को नहीं पूछेगा, बट मैं आप लोगों को एक स्टोरी के हिसाब से इसको एक बारी गा के सुना देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो सपोज कि हर एक इंसान को बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी है। अगर कोई बोल रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है, ऑब्वियसली चार लोग सुनेंगे और उसको सुन के असेंबल भी होंगे, है ना। उसको सुन के असेंबल भी होंगे, तो फ्रीडम टू असेंबल बट पीसफुली। ऐसा नहीं कि बंदूकें लेके तलवारें लेके निकल गए और, ठीक है, वैसे नहीं। हम असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, आप असेंबल हो सकते हैं, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एसोसिएशन बन जाती है, यूनियन बन जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या गया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कॉर्पोरेशन एंड सोसाइटीज। उसके बाद 15th क्या बोलता है, ऑब्वियसली यूनियन बनेगी, एक जगह तो बैठी नहीं रहेगी, आगे पीछे मूव करेगी, ठीक है। तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली अब बाकी दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, राइट, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। तो दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर बाकी इंडिया में हम कहीं पे भी घूमना चाहते हैं तो हम घूम सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, बिकॉज ये हमारी अपनी कंट्री है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर कहीं जाएंगे तो हमें रहने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम रहेंगे भी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जहां चाहे वहां रह सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी अपना देश है, ठीक है, प्यारा भारत है हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर कहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली खाने के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा, ठीक है, तो प्रोफेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेड और बिजनेस। तो ये सब यहाँ पे इसमें आ जाता है। ये 6 तरह की फ्रीडम्स है जो हम इसमें एंजॉय करते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर इसमें एक फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, ठीक है, जिसको हम अपने इसका चौथा खंबा भी बोलते हैं, अपना प्रेस को, पता है ना सबको, ठीक है। तो हम इसको चौथा खंबा भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर, ठीक है।